नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, एमई 201 या सीई 201 जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो यूनिट है, उसके अंदर बीम का जो डिफ्लेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बेंडिंग लोड लगता है या बेंडिंग मोमेंट लगता है तो बीम डिफ्लेक्ट होती है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का केस हम स्टडी करेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब लोड लगता है पॉइंट लोड, तो उसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है और स्लोप उसमें हम मैक्सिमम स्लोप हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर सेंटर पर पॉइंट लोड W एप्लीकेबल है। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब दोनों एंड पर बीम जो है सपोर्टेड होगी और बीच में कहीं हम जो है लोड अप्लाई कर सकते हैं। जब ये लोड अप्लाई होता है तो इस पूरी बीम पर थ्रू आउट बीम जो है बेंडिंग मोमेंट एप्लीकेबल होता है। हेलो, ठीक। तो बेंडिंग लोड जो अप्लाई होगा, इस बेंडिंग लोड की जो वैल्यू होगी, बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग होगी। और यहां हम देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो है सेंटर पर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होगा और एंड सिरे पर दोनों तरफ वो कम होता जाएगा। तो जो डिफ्लेक्शन के लिए जो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो हमें यूज करना है वो हम यूज करेंगे EI d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू mx। m का मतलब जिस पॉइंट पर, जिस x लोकेशन का मतलब ये जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अंदर कोई भी स्टेट या पॉइंट या क्रॉस सेक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे कि इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पर हम जो है डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। y का मतलब होगा ट्रांसवर्स डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन होता है, कितना पॉइंट्स का या मटेरियल का कितना मूवमेंट होता है। E जो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। और I का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो इक्वेशन है EI d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू m, इसका यूज हम करेंगे इसका यूज हम करेंगे डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिस्टेंस x ले लेते हैं और सपोज कीजिए कि हम C पॉइंट के आगे वाले रीजन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम पर सेंटर में लोड W है, दोनों तरफ ये सिमेट्रिक है, यानी जो बेंडिंग मोमेंट इस C से B रीजन में वेरी करेगा वही बेंडिंग मोमेंट A से C रीजन में वेरी करेगा। तो हम कोई भी एक रीजन ले लेते हैं, हम x डिस्टेंस जो कि C और B के बीच में कोई डिस्टेंस है वेरिएबल, वो ले लेते हैं। यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी m इक्वल टू W by 2 L माइनस x होगी। W by 2 जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर पर लोड W है, तो जाहिर सी बात है कि सिमेट्रिक बीम होने की वजह से दोनों एंड पर, यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो W by 2 यहाँ पर लगेगा, W by 2 यहाँ पर लगेगा। तो अगर इसका बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा, किसी भी x लोकेशन पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं और x जो लोकेशन हम पहले जो अज्यूम कर रहे हैं वो C से पॉइंट B के बीच की है। तो यहाँ पर देखिए W by 2 लोड, अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड की बात करें तो उस पर बेंडिंग मोमेंट आएगा W by 2 इंटू दिस डिस्टेंस, तो W by 2 इंटू L माइनस x, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट इस पर आएगा। तो ये हम रखेंगे और इसको जब फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हम स्लोप हमें मिल सकता है और सेकंड स्लोप हमें मिलेगा, सेकंड इंटीग्रेट करेंगे तो हम डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा।
तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स, और एम एक्स की वैल्यू हम रखेंगे डब्ल्यू बाई टू एल माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे, e और i ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन होगा तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स से ही जो है स्लोप कहलाता है, इक्वल टू w बाई टू एल माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, तो एल माइनस एक्स ये हमारे लिए वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एल माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस और लग जाएगा, और w बाई टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस w बाई फोर एल माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो प्लस C1 ये इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा हो जाएगा। अब C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ इक्वेशन में हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आती है और इसका मतलब होता है स्लोप, तो हमें ये देखना है स्लोप कहां पर जीरो होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि L इक्वल टू एल बाई टू अगर डिस्टेंस यानी पॉइंट C पर अगर स्लोप की बात करें तो ये स्लोप यहाँ पर जीरो होगा। स्लोप मैक्सिमम होगा पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, अगर यहाँ पर हम टेंजेंट या स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगी, इसका मतलब यहाँ पर जो होगा थीटा की वैल्यू यानी स्लोप जीरो होगा। तो बाउंड्री कंडीशन जो हम यहाँ रखेंगे कि x इक्वल टू एल बाई टू पर स्लोप जीरो है यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, वही चीज अब इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास आएगा ई आई dy बाई डी एक्स की जगह हम रखेंगे जीरो, इक्वल टू माइनस w बाई फोर एल माइनस एक्स की जगह रखेंगे एल बाई टू का स्क्वायर प्लस C1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये टर्म जीरो हो गई तो C1 एल माइनस एल बाई टू का मतलब एल बाई टू का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाई फोर, और 4 इंटू 4 16, तो W L स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। और C1 फाइंड आउट करने के लिए इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो W L स्क्वायर बाई 16 हमारे लिए बचेगा। तो C1 की वैल्यू हम W L स्क्वायर बाई 16 रखेंगे। अब इक्वेशन 1 में C1 की वैल्यू वापस रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस W बाई फोर एल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और वो है W L स्क्वायर बाई 16। अब इसी चीज को हम आगे सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए सेकंड इंटीग्रेशन अब इस इक्वेशन नंबर 2 का हम करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ई आई डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस w बाई फोर एल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन w एल स्क्वायर बाई 16। जब इसको सोल्व करेंगे ई आई कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो y बचता है, और उसके बाद आप देखिए l माइनस एक्स का स्क्वायर ये वेरिएबल है हमारे पास, w बाई फोर कॉमन आ जाएगा, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो l माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और माइनस साइन और लगेगा क्योंकि यहाँ x के साथ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, w ऊपर आ जाएगा और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्योंकि x की कोई टर्म नहीं है तो सिंपल x यहाँ पर आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16 इंटू एक्स, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस यहाँ का इंटीग्रेशन नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा C2, और इक्वेशन हम इसको नाम दे देंगे 3। अब यहाँ पर दोबारा से हमें जो है बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन के लिए हम देखेंगे क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल x है, तो x की कौन सी वैल्यू पर जो है y की वैल्यू 0 होती है जिससे हम अननोन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप देखिए इस डायग्राम के अंदर y जो डिफ्लेक्शन है c पॉइंट पर मैक्सिमम है और y की वैल्यू b और a पर 0 है। तो हमने अभी जो रीजन ले रखा है C और B, तो हम पॉइंट B पर जो डिफ्लेक्शन 0 है वो हम रखेंगे बाउंड्री कंडीशन में, यानी x इक्वल टू L डिस्टेंस पर y 0 है। तो उसी चीज को हम दोबारा से करेंगे। यहाँ पर देखिए बाउंड्री कंडीशन जो रखेंगे हम x इक्वल टू L डिस्टेंस पर y इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात जो है वो ये ध्यान देने वाली बात है
कि x इक्वल टू 0 पर भी डिफ्लेक्शन 0 है। यदि हम x इक्वल टू 0 करेंगे यानी पॉइंट A की बात करें तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन 0 है, लेकिन फिलहाल वो नहीं, ये वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमने जो x का जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो C से लेकर के B रीजन के बीच में हमने डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट जो वेरी कर रहा है वो W/2 L-x फॉर्मूले से वेरी कर रहा है, और यही हमने इक्वेशन में यहाँ रखा है। अगर हम A से C रीजन के बीच में अगर बात करें तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हमारी इक्वेशन भी चेंज होगी। इसलिए x इक्वल टू हम 0 नहीं रख सकते हैं, हालांकि वहां पर भी डिफ्लेक्शन 0 है, लेकिन हम क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमने C से B रीजन के लिए लिया था तो हम रखेंगे x इक्वल टू कैपिटल L, यहां पर रखेंगे। तो x इक्वल टू कैपिटल L पर y इक्वल टू 0 है, तो इसी चीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो EI y की वैल्यू 0 रखेंगे, W/12 x की वैल्यू L रखेंगे तो L-L की पावर 3 प्लस WL²/16 x की वैल्यू L रखेंगे प्लस 0। अब यहाँ देखिए EI इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा, W/12 हमारा हो जाएगा L-L का मतलब 0, ये वाली पर टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ दो टर्म बचेगी C2 और WL²/16 इंटू L, तो ये WL³/16 हो जाएगा। तो C2 की वैल्यू ये दूसरी साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, C2 विल बी इक्वल टू माइनस WL³/16। तो इक्वेशन 3 में ये C2 की वैल्यू रखेंगे तो नई इक्वेशन जो हमारे पास बनती है EI y इक्वल टू W इंटू L-x की पावर 3 डिवाइड बाई 12 प्लस WL²/16 x माइनस WL³/16। तो हमारे पास dy by dx के लिए भी कंप्लीट इक्वेशन आ गई और y के लिए भी कंप्लीट इक्वेशन आ गई। यानी हम ये कह सकते हैं y के लिए कंप्लीट इक्वेशन का मतलब डिफ्लेक्शन के लिए भी हमारे पास इक्वेशन है और स्लोप के लिए भी इक्वेशन। तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन और स्लोप जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अब मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आएगा हमारा सेंटर पॉइंट पर आएगा, यहाँ देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर C पॉइंट पर आएगा, तो हमें x की वैल्यू जो है L/2 हमें रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू अगर L/2 रखेंगे तो डिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होगी वो इस इक्वेशन में रखने पर हमें, तो हम y मैक्सिमम ले लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है EI y max इक्वल टू W इंटू L-L/2 पावर 3 बाई 12 प्लस WL²/16 इंटू L/2 माइनस WL³/16। जब इसको वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो देखते हैं क्या आता है। y max इंटू EI इक्वल टू WL³ अपॉन 8 इंटू 12 प्लस WL³ अपॉन 32 माइनस WL³ अपॉन 16। तो कॉमन लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 96 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर देखिए 12 इंटू 8 96 होता है, तो WL³ प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 बनता है, तो 3WL³ माइनस 16 इंटू 6 96 होता है, तो 6WL³। जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 3 यानी 4 माइनस 6 मतलब -2। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आती है, इसको जब सोल्व करेंगे ऊपर -2 होगा, नीचे 96, तो कैंसल आउट होगा तो नीचे 48 बनेगा। तो y max इक्वल टू WL³ अपॉन 48 EI, और माइनस सिंबल और लगेगा यहाँ पर, मिस हो गया है, माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप के लिए जो हमारे लिए इक्वेशन है, जो हमने प्रीवियस जो इक्वेशन निकाली हुई है स्लोप के लिए, जो स्लोप के लिए इक्वेशन निकाली हुई EI dy by dx इक्वल टू माइनस W/2 L-x² प्लस WL²/16। मैक्सिमम स्लोप जो आएगा पॉइंट B पर आएगा, यानी x की वैल्यू हमें L रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू L रखेंगे तो स्लोप dy by dx विल बी मैक्सिमम, यानी पॉइंट B पर मैक्सिमम होगा। तो EI dy by dx एट पॉइंट B इक्वल टू माइनस W/4 L-L² प्लस WL²/16। तो इस dy by dx यानी थीटा यानी स्लोप की जो वैल्यू आती है WL² अपॉन 16 EI, ये मैक्सिमम स्लोप के लिए फॉर्मूला आता है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर सेंट्रल पे अगर लोड लगा है W, तो उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा WL³ अपॉन 48 EI,
और मैक्सिमम जो स्लोप आएगा WL²/16 EI। तो ये दो फॉर्मूले हम डिराइव करते हैं। अब इस पे बेस्ड हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल, किस तरीके से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, एन आयरन गर्डर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड कोस्ट एंड डेप्थ इज फ्रीली supported over a span of 2.5 mm on the end. Calculate the central deflection at the mid beam and central load of 3 kN is working. तो ये A और B हमारे पास ये बीम है, सेंट्रल पे W लोड लगा हुआ है, हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता करना है। लेंथ ऑफ बीम जो है 2.5 मीटर है यानी 2500 mm। लोड जो है 3 kN यानी 3 × 10⁻³ न्यूटन, और यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁵ दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी दे रखा है 8 × 10⁶। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डिराइव किया था WL³/48 EI, और स्लोप के लिए जो फॉर्मूला है WL²/16 EI। तो ये भी W और इनकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा 6.1 mm, और स्लोप की जो वैल्यू WL²/16 EI में रखेंगे तो 3 × 10⁻³ इंटू L की जगह रखेंगे 2500⁻³ 16, E की वैल्यू 2 × 10⁵ इंटू 8 × 10⁶। तो इसकी वैल्यू आएगी रेडियन में, थीटा की वैल्यू 0.0007324 रेडियन, और एक रेडियन का मतलब होता है 180/π डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 डिग्री हमारी इसकी वैल्यू आई। तो इस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।